तो आरंभ करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि हमारा पाठ्यक्रम लगभग पूरा होते आया है और जो भाग रहा है उस पर की गत वर्ष की यूट्यूब लिंक मैंने डाल दी है। बार बार उन्हीं बातों को मैं पुनः पृष्ठपेशन नहीं करूँगा, क्योंकि पृष्ठपेशन जितना करेंगे उतना अधिक और भी बातें ज़्यादा होंगी। देखिए कि जैसे हमने प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत जो सामान्य हिंदी भाग 3 के अंतर्गत साहित्य के उपरांत जो साहित्यिक गद्य विधाएं हैं, उनके अलावा जो हमने प्रयोजनमूलक हिंदी का भाग देखा था, उस आधार पर देखिए एक संदर्भ ग्रंथ का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, व्यावहारिक हिंदी, जिसके लेखक डॉक्टर माधव सोनटक्के हैं और जय भारती प्रकाशन इलाहाबाद से प्रकाशित है। उसके अंतर्गत जो हमारा पाठ्यक्रम है, मैं उसको एक बार फिर पुनरावृत्त करूंगा। हमारा क्या हुआ है और क्या रहा है वो आपको सुनिश्चित करना है। पहले हमने देखा था, यानी प्रयोजनमूलक भाषा के अंतर्गत भाषा का स्वरूप एवं महत्व, भाषा की परिभाषा, विशेषताएं एवं प्रकार्य, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व, उसके उपरांत भाषा शिक्षण स्वरूप एवं प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया और भाषाई कौशल्यों, खास करके श्रवण, भाषण, पठन और लेखन की बात हमने की थी। इसके उपरांत व्यावसायिक हिंदी के अंतर्गत वाणिज्य व्यापार क्या होता है, वाणिज्य व्यापार से तात्पर्य एवं उसका स्वरूप क्या है, वाणिज्य व्यापार के साधन कौन कौन से हैं, वाणिज्य व्यापार और भाषिक प्रकार ये क्या है, वाणिज्य व्यावसायिक भाषा उसकी संरचनात्मक विशेषताएं क्या हैं, और व्यावसायिक पत्र लेखन क्या है। और उसके उपरांत हमारा चौथा भाग था निबंध लेखन। निबंध लेखन के अंतर्गत हमने निबंध का तात्पर्य एवं स्वरूप और निबंध लेखन, खास करके निबंधों के जो अलग अलग प्रकार हैं, जिनमें से साहित्यिक निबंध, सामाजिक निबंध, समसामयिक समस्या प्रधान निबंध और वैज्ञानिक निबंध, ये महत्वपूर्ण है। तो इनमें से देखिए हमने अब तक जो भाग देखा था उसमें प्रयोजन मूलक भाषा, इसके अंतर्गत भाषा का स्वरूप और महत्व, इस पर अलग तासिका हमने ली थी। इसमें भाषा की परिभाषा वगैरह पर भी बात की थी। फिर भाषा की परिभाषा, खास करके एक विशिष्ट परिभाषा यह कि कर्णग्राह्य वाक् प्रतीकों की ऐसी प्रणाली जिसके द्वारा एक मनुष्य दूसरे मनुष्य पर कुछ अपने भाव, विचार अथवा इच्छाएं प्रकट करे, उस प्रणाली को भाषा कहा जाता है। इस प्रकार की परिभाषा हमने दी थी और भी कुछ परिभाषाएं दी थी। भाषा की विशेषताएं भी आपके सम्मुख प्रस्तुत की थी, भाषा के प्रकार भी बताए थे। इतना ही नहीं, वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा का महत्व क्या है, इस पर भी हमने चर्चा की हुई थी। और प्रयोजन मूलक भाषा के अंतर्गत भी बहुत सी बातें आपके सम्मुख रखी थी। इतना ही नहीं कि गत वर्ष की बहुत सी तासिकाएं जो भाषा शिक्षण पर आधारित हैं, उसके भी यूट्यूब लिंक हमने आपको भेजी थी। आज हम अगला जो भाग है हमारा, उस भाग की ओर जाएंगे, व्यावसायिक हिंदी, जिसके अंतर्गत हम वाणिज्य व्यापार तात्पर्य एवं स्वरूप, उसके उपरांत वाणिज्य व्यापार के साधन, वाणिज्य व्यापार और भाषिक प्रकार्य, वाणिज्य व्यावसायिक भाषा की संरचनात्मक विशेषता, खास करके हिंदी कैसे वाणिज्य व्यवसाय की भाषा बन चुकी है, उसकी संरचना। संरचना का अर्थ यहाँ ये होता है कि भाषा की जो न्यूनतम इकाई है ध्वनि, जैसे अ, म, ये जो ध्वनियाँ हैं, इन ध्वनियों की संरचना कैसे होती है। ध्वनियों से अक्षर बनते हैं, अक्षरों से वर्ण बनते हैं, वर्णों से शब्द बनते हैं, शब्दों से पद बनते हैं, पदों से वाक्य बनते हैं, वाक्यों से महावाक्य बनते हैं, प्रोक्ति बनती है और भाषा बनती है। इस प्रकार से ये जो संरचनात्मक विशेषता है, इस पर भी ध्यान देना है। और व्यावसायिक पत्र लेखन, इस पर भी थोड़ी बहुत चर्चा करनी है। तो आरंभ करते हैं हम वाणिज्य व्यापार तात्पर्य एवं स्वरूप पर।
अब देखिए, वाणिज्य व्यापार का तात्पर्य क्या है, इसको अगर हम समझने का प्रयास करें तो हमारे सम्मुख कुछ बातें आपके सामने प्रकट करना अत्यंत आवश्यक लगता है। ये हम आपके सम्मुख प्रकट करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिए, प्रयोजन मूलक हिंदी का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, उस बहुत बड़े क्षेत्र में आज हमारे दैनंदिन जीवन में देखिए, पैसा, हमारी आजीविका, बैंक, बीमा, ये सारे वित्त वाणिज्य से संबंधित बहुत सारे प्रकार हमारे सम्मुख उपलब्ध होते हैं। और इसके आधार पर जो हम चर्चा करते हैं या इस आधार पर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, उसको पहले हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले हमें यह समझना है कि वाणिज्य क्या होता है। ध्यान दीजिए कि भारत में कम से कम, अन्य राष्ट्रों की मैं बात नहीं करता, भारत में कम से कम इस बात को तो हम जानते हैं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिस विषय से दो अलग विद्या शाखाएं निर्माण हुई हैं। एक का नाम है वाणिज्य और दूसरे का है मैनेजमेंट, या जिसको हम प्रबंधन या व्यवस्थापन भी कहते हैं। तो ये जो वाणिज्य है, इस वाणिज्य को आपको बहुत सलीके से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि वाणिज्य व्यापार का तात्पर्य एवं स्वरूप क्या है। उसमें देखिए कि प्रयोजन मूलक हिंदी की जितनी भी वित्त और वाणिज्य से संबंधित प्रयुक्तियों का क्षेत्र है, वह वित्त वाणिज्य के अंतर्गत आता है। और यह क्षेत्र बहुत विशाल है, बहुत विस्तृत क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। और वित्त वाणिज्य संबंधी प्रयुक्ति, प्रयुक्ति मतलब प्रयोग का छोटा रूप, जिसको अंग्रेजी में रजिस्ट्री कहा जाता है, उसको अलग अलग संज्ञाएं दी जाती हैं। मतलब प्रयोजन मूलक भाषा एक प्रयोग है और उसकी प्रयुक्ति वाणिज्य की भाषा है। और इस वाणिज्य की भाषा को अनेक नामों से हम जानते हैं। जैसे कोई उसे व्यावसायिक भाषा कहता है, कोई उसे व्यापारिक भाषा कहता है, कोई उसे वाणिज्य की भाषा कहता है, कोई इसे धंधे यानी व्यवसाय की भाषा कहता है। तो इसमें देखना पड़ेगा कि जितनी बार हम व्यापार और वाणिज्य शब्दों का प्रयोग करते हैं, इनमें भाषा की एक सीमा आंकी जाती है। मतलब ऐसी भाषा जो केवल वित्त से संबंधित है। जैसा कि कल हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री जी ने हमारा अंदाज पत्र किया, जिसे बजट कहा जाता है, वो पेश किया। ये वित्त से संबंधित था, वित्त मंत्रालय से संबंधित था। तो जैसे व्यापार, वित्त, व्यवसाय, वाणिज्य, ये शब्द आते हैं, इन शब्दों से भाषा की एक सीमा बांध दी जाती है। मतलब ऐसी भाषा जिसमें केवल वित्त की बातें की गई हों, जिसमें पैसे की बातें की हों, जिसमें खरीद फरोख्त की बात किए हों, क्रय विक्रय की बात की गई हो, जिसमें टैक्स की बात की गई हो, जिसमें कर की बात की गई हो, जिसमें विशिष्ट रीति से देखा जाए तो जिसमें पैसा, धनराशि, केवल इसी का ही ज्यादा उल्लेख होता है, ऐसी भाषा को एक सीमा बांध दी जाती है। मसलन अगर देखा जाए, मैं अगर साहित्य की भाषा की बात कहूँ तो वो वित्त वाणिज्य व्यवसाय की भाषा नहीं बनेगी। कविता की, कहानी की, उपन्यास की भाषा की बात करूं तो वह कतई किसी भी प्रकार से वित्त वाणिज्य की भाषा नहीं बनेगी, क्योंकि उसका एक सौंदर्यात्मक आयाम अलग है। इसलिए ये ससीमता होती है, ससीमता। और ध्यान रखिए कि व्यापारिक शब्द एक सीमा का बोध करा देती है, और व्यावसायिक, वाणिज्य, व्यापार के साथ साथ ध्यान रखिए केवल वाणिज्य व्यापार नहीं, जहां जहां कमाई की बात आती है, जैसे डॉक्टरी का क्षेत्र हो, जैसे इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, जैसे तकनीकी क्षेत्र हो, जैसे वकील का क्षेत्र हो, जैसे शिक्षक का क्षेत्र हो, क्योंकि ये सब बातें उस व्यवसाय से संबंधित हैं, केवल वाणिज्य से नहीं। वाणिज्य का अर्थ जो क्रय विक्रय होता है, जो आयात निर्यात होता है, उससे संबंधित है। लेकिन व्यवसाय तो बहुत सारे होते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का कोई ना कोई व्यवसाय होता है। जैसे हमारा शिक्षकी पेशा है, कुछ लोग वकीली पेशे में काम करते हैं, कुछ डॉक्टरी पेशे में काम करते हैं, कुछ अन्य अन्य पेशों में काम करते रहते हैं। कोई नाई होता है, कोई बढ़ई होता है, कोई लुहार होता है, कोई शिल्पकार होता है, कोई चित्रकार होता है, कोई संगीतकार होता है, कोई नर्तक होता है, कोई कवि होता है।
ये भी अपना अपना व्यवसाय है। और इन सभी व्यवसायों में यानी देखिए कि व्यापार या वाणिज्य से ज्यादा व्यवसाय ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द यहाँ आ जाता है। और होता यूं है कि व्यावसायिक हिंदी शब्द अगर कह दें तो वित्त वाणिज्य से भी परे हट करके एक बहुत बृहत्तर क्षेत्र में जहां जहां लोग कमाई करते हैं वो सारा इसके अंतर्गत आएगा, ऐसा एक भ्रम निर्माण होता है। और इस भ्रम से हमें आगे निकलने के लिए हमें ये चाह होती है कि डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या तकनीकी विषयों में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो वित्त वाणिज्य की भाषा नहीं, अपितु वो विज्ञान और तंत्र ज्ञान या जिसे हम सूचना प्रौद्योगिकी कहेंगे, प्रौद्योगिकी कहेंगे, उसकी भाषा बन जाएगी। मतलब ध्यान दें, किसी भी क्षेत्र की सीमा इतनी पक्की नहीं होती, वह किसी न किसी अन्य क्षेत्र के वृत्त को छेद देती है। इसलिए यह जरूरी है समझना आपको कि व्यवसाय भले ही चाहे कोई भी हो, परंतु हमें ये देखना जरूरी होता है कि क्या वह वाणिज्य की भाषा के अंतर्गत आती है या फिर कोई उसका अर्थवृत्त कोई और बदल जाता है। तो व्यवसाय से तात्पर्य हमें केवल व्यापार लेना है, यहाँ अन्य कोई भी धंधा नहीं लेना है, अन्य कोई भी व्यवसाय नहीं लेना है, अन्य कोई भी आजीविका या उपजीविका का माध्यम नहीं लेना है। जो अलग अलग पेशे हैं उनका यहाँ संबंध नहीं आता है। इसलिए आरंभ में हमें वाणिज्य से इतना तात्पर्य रखना चाहिए कि व्यापार की जितनी गतिविधियां हैं वो वाणिज्य के अंतर्गत आएंगे, अन्य व्यवसाय उसमें नहीं आएंगे। यानी पहले हमें ये करना चाहिए कि जरूरी यह है कि आरंभ में वाणिज्य से तात्पर्य समझते हुए, वाणिज्य का अर्थ समझते हुए हमें ये समझ में आना चाहिए कि व्यापार की जितनी भी गतिविधियां हैं वो वाणिज्य के अंतर्गत आती हैं, प्रत्येक अन्य व्यवसाय से संबंधित गतिविधियां इसमें नहीं आती। किंतु जैसे हम देखते हैं कि जैसे फ्रेंच राज्य क्रांति के बाद इंग्लैंड में आगे चल करके एक बहुत बड़ी राज्य क्रांति हुई जिसको हम औद्योगिक क्रांति कहते हैं। औद्योगिक क्रांति के बाद और आज जो दो दो वैश्वीकरण के दौर गुजर चुके हैं, पहले वैश्वीकरण का दौर अंग्रेजों ने प्रसरित किया था और जो 1990 के बाद जो नया वैश्वीकरण आ गया है उसका नेतृत्व अमेरिका कर रही है। तो ये जो दो नए नए दो वैश्वीकरण के या मुक्त बाजार की क्रांति हुई, और इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो हमें इस बात का पता चलना चाहिए कि वाणिज्य की परिधि भी बहुत अधिक विस्तृत होती जा रही है। पहले क्या था, जब भारत के उपनिवेश हुआ करते थे, आप जानते हैं मैंने वैश्वीकरण के परिप्रेक्ष्य में ये भी बात कही थी कि भारत एक जमाने में संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक देश था और भारत का व्यापार अन्य देशों के साथ होता था, खास करके चीन, मलाया, बाली, सुमात्रा, जावा, अफगानिस्तान, ईरान, इराक वगैरह देशों से हमारा वित्त वाणिज्य का संबंध था, वाणिज्य व्यापार उनके साथ हमारा चलता था और वे उपनिवेश हमारे हुआ करते थे। जिस प्रकार से भारत अंग्रेजों का उपनिवेश हुआ, वैसे ही भारत के अनेक उपनिवेश पहले उपनिवेश हुआ करते थे और इन उपनिवेशों के माध्यम से हम संपूर्ण विश्व भर में भारत का वाणिज्य व्यापार संपूर्ण विश्व भर में फैला हुआ था। और केवल आर्थिक ही नहीं अपितु भारत एक ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ी महासत्ता एक काल में था। इसीलिए भारत सोने की चिड़िया कहा करता था, कहलाया करता था, और इसीलिए अनेक आक्रांताओं ने भारत पर आक्रमण करके यहाँ के हीरे मोती सोने को अनेक बार लूटने का प्रयास किया। मतलब मोहम्मद बिन कासिम से लेकर के अहमद शाह अब्दाली तक इस प्रकार का मुस्लिमों का और उसके उपरांत अंग्रेजों का और डच या पुर्तगाली, फ्रेंच लोगों ने जितना लूटा इस देश को, वो
एक प्रकार से हमारी समृद्धि का एक बहुत बड़ा प्रमाण हमारे सामने था। अब कहना केवल इतना है कि वाणिज्य की व्याप्ति जो पहले थी, मतलब जैसे कि जहाज मार्ग से या स्थल मार्ग से पहले व्यवसाय हुआ करते थे, वाणिज्य हुआ करते थे, लेकिन अब हवाई मार्ग से भी वाणिज्य का स्वरूप बदला हुआ है और वो सारी गतिविधियां हमारे सम्मुख उपस्थित हो रही हैं। अब वाणिज्य को अगर हम देखें तो वाणिज्य को एक व्यापार या जिसको हम क्रय विक्रय कहते हैं, खरीदना बेचना कहते हैं, उसके अंतर्गत भी दो प्रकार आते हैं। एक अंतर्देशीय, मतलब देश के अंतर्गत, जैसे कि कर्नाटक का चंदन महाराष्ट्र में आता है, महाराष्ट्र की ज्वारी गोवा में जाती है, गोवा की कोई चीज़ दिल्ली जाती है, दिल्ली की कोई चीज़ असम जाती है। तो ये जो देश के अंतर्गत होने वाला व्यापार है, ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और दूसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी व्यापार जो होता है, मतलब उसके लिए एक खास शब्द है, देखिए, आयात और निर्यात। मतलब अन्य देशों से हम जो मंगाते हैं, जैसे खास करके कुछ विशिष्ट टेक्नोलॉजी बेस्ड चीज़ें हम मंगाते हैं, जैसे मोबाइल है, कंप्यूटर है, इंटरनेट के लिए जो आवश्यक संसाधन होते हैं, वो उन्हें कहा जाता है आयात करना। और यहाँ का गेहूं हम अमेरिका को देते हैं, तो ये हुआ निर्यात। ये आयात निर्यात, ये भी अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य की बात आती है। और अंतर्देशीय जो व्यापार होता है, उसके अंतर्गत अंतर्देशीय व्यापारों में भी बहुत कुछ खरीद फरोख्त होती है राज्य राज्य के बीच। ये भी एक व्यवसाय की बातें हैं, वाणिज्य की बातें हैं, इसको आपको समझना पड़ेगा। मतलब देखिए, वाणिज्य के अंतर्गत जो व्यापार होते हैं, वो व्यापार जिसको हम क्रय विक्रय या खरीदना बेचना कहते हैं, वो एक देश के अंतर्गत में भी हो सकता है और अनेक देशों के आपस में भी हो सकता है, जिसको हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का व्यापार कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि ये कुछ साधनों पर आधारित करता है कि बिना साधनों के व्यापार नहीं हो सकता। और इन साधनों में सबसे महत्वपूर्ण साधन होते हैं यातायात के। मतलब देखिए, पंजाब के जो ट्रक चलाने वाले लोग हैं, वो संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं ना कहीं अपना अपना जो माल वे बनाते हैं, या जो कुछ वस्तुएं होती हैं, पदार्थ होते हैं, चाहे वो खेती से निर्मित वस्तुएं हों, चाहे किसी इंडस्ट्री से निर्मित वस्तुएं हों, उनको यहाँ से वहाँ वो बार बार ले जाते हैं। इसलिए यातायात एक महत्वपूर्ण साधन होता है। फिर उसके बाद वाणिज्य, व्यापार और व्यवसाय संबंधी सबसे महत्वपूर्ण दूसरा साधन है, वो है बैंक। क्योंकि बैंक में ही हम अपने खाते में अपना धन जमा करते हैं, निकाल सकते हैं, उसके साथ उसके लिए हम चेक निकाल सकते हैं, भुगतान कर सकते हैं, हमारे खाते में पैसे जमा हो सकते हैं और हम अपने खाते से दूसरे को पैसे अंतरित भी कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण साधन यहाँ दिखाई पड़ता है। उसके उपरांत अगला एक महत्वपूर्ण साधन है, वो है बीमा का। मतलब जिस पदार्थ को या जिस वस्तु को आप किसी अन्य देश में भेजना चाहते हैं या देश के अंतर्गत किसी अन्य राज्य में, अन्य प्रांत में भेजना चाहते हैं, तो उस वस्तु का बीमा करना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि यातायात में हो सकता है कि उससे कुछ नुकसान पहुंच जाए, बरसात की वजह से वो भीग जाए, वह खराब हो जाए, या अगर कांच का सामान हो तो वो टूट जाए। हालांकि अब बहुत से ऐसी चीजें आई हैं जिसकी वजह से एक अच्छी प्रकार से हम अपना साहित्य, अपने पदार्थ, अपनी वस्तुएं अच्छी तरह से पैकिंग करके भेज सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर कहीं कुछ कठिनाई आ जाती है तो उसका बीमा करना भी जरूरी होता है। उसके उपरांत हम देखते हैं कि ये जो वित्त वाणिज्य का ये जो सब कुछ चलता है, उसके लिए सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी क्षेत्रों का भी साधन के रूप में प्रयोग करना पड़ता है। उदाहरण के रूप में, अगर आप सरकारी डाक प्रणाली से आप अपने पदार्थ भेजना चाहते हैं, कुरियर के माध्यम से भेजना चाहते हैं, या निजी कुछ संस्थाओं के माध्यम से भेजना चाहते हैं, कुछ अर्ध सरकारी संस्थाएं होती हैं, उनके माध्यम से भेजना चाहते हैं, तो वो भी एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में हमारे सामने आते हैं। और इन सभी, अगर अपना वाणिज्य व्यवसाय आपको बढ़ाना है, तो आपको सबसे महत्वपूर्ण साधन है
वह है विज्ञापन का साधन। विज्ञापन जिसको हम मराठी में जाहिरात कहते हैं, मराठी उच्चारण अगर देखा जाए तो विज्ञापन या विज्ञापन, लेकिन मूलतः इसका उच्चारण विज्ञापन है। तो इस विज्ञापन के माध्यम से भी, इस साधन से भी आप अपना व्यवसाय, वाणिज्य, व्यापार केवल बढ़ा नहीं सकते, अपितु उसे देश देशांतर तक विस्तृत भी कर सकते हैं और उससे जो चाहे फायदा आप कमा भी सकते हैं। तो ये इस प्रकार से देखा जाए तो वाणिज्य के से संबंधित जितने भी व्यापार और उसके साधनों की बातें हैं वो हमने आपके सम्मुख रखी हैं। इसके उपरांत हम देखते हैं कि व्यापार व्यवसाय को और अधिक, यानी उसकी पूर्व पीठिका को भी समझना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा मूल रूप में हमें पता चलता है कि देखिए कि हमारे सामाजिक व्यवहार में वाणिज्य का कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है उसे। मतलब देखिए कि हमारी हम कितना भी, मैंने अनेक बार आपसे कहा है, शायद गत वर्ष भी अन्य मेरे मुख से आपने सुना होगा या गत सत्र में भी सुना होगा कि मैंने बहुत बार कहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वह कृषि प्रधान नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ। हमारी अर्थव्यवस्था वाणिज्य प्रधान है। कृषि प्रधान अगर हमारी व्यवस्था होती तो बहुत सी बातें हमें सीखनी पड़ती उस दृष्टि से, लेकिन हम देखते हैं कि किसान अपना उत्पाद लेकर के जब बाजार में आता है तो ये व्यवस्था उसे अपने आप में सोख लेती है, समाप्त कर लेती है और वह वाणिज्य प्रधान व्यवस्था बन जाती है। वाणिज्य प्रधान व्यवस्था बन जाती है। इस कारण आपको यह समझना जरूरी है कि हमारे यहाँ जितने भी उद्योग हैं, जितने भी व्यवसाय हैं, जितने भी नवनिर्माण या पुनर्निर्माण के संस्थान हैं, वे सारे के सारे वाणिज्य प्रधान है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हमारे देश की जो संस्कृति है वो कृषि प्रधान न होकर के वाणिज्य प्रधान है, जिसमें से कृषि उत्पाद एक भाग अवश्य है। अब हम चलते हैं प्राचीन समाज व्यवस्था की ओर। अब हम एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारी भारतीय वर्ण व्यवस्था में 4 जो वर्ण हैं, उन वर्णों में अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, उपदेशन की का जो काम करता था उसको ब्राह्मण वर्ग कहा जाता था, ब्राह्मण वर्ण कहा जाता था। दूसरा एक वर्ण था जिसको हम क्षत्रिय वर्ण कहते हैं, जिसमें राजा, राजपुरुष, सैनिक, देश की रक्षा करने वाले, आक्रमण करने वाले इत्यादि आ जाते हैं। लेकिन जो तीसरा वर्ण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कहा जाता है वैश्य। और इस वर्ण के अंतर्गत उसका प्रमुख कार्य कृषि, गोरक्ष, वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय, क्रय विक्रय है। ध्यान दें, अगर हम मनुस्मृति को उठा करके देखें तो मनुस्मृति में जैसे मैंने अभी कहा था कि ब्राह्मण का जो कार्य है यजन, याजन, पठन, पाठन, उपदेश, दान और प्रतिग्रहण, ये ब्राह्मण के कर्तव्य हैं। उसी प्रकार क्षत्रिय के कर्तव्यों में अन्य वर्णों की रक्षा करना, भूमिपति बनना, राजा बनना, कर प्रणाली को सुदृढ़ करना, ये सारे काम क्षत्रिय के होते हैं। तो वैश्य के जो है, सबसे पहला वैश्य का कार्य है कृषि, दूसरा है गोरक्षण, गो गाय का दूध, उससे व्यवसाय करना, गाय से जो बैल प्राप्त होता है उससे कृषि करना, उसके उपरांत जो उत्पाद होता है कृषि में उसको बाजार में ले जाना, उसका क्रय विक्रय करना, उस पर प्रक्रिया करके उसे उसका एक अलग व्यावसायिक रूप प्रदान करना, ये हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में ये कहा जाता था। और ये जो क्रय विक्रय अथवा लेन देन है वो केवल वस्तु और पदार्थों तक सीमित नहीं था। पहले जब लेन देन हुआ करते थे, क्रय विक्रय हुआ करते थे, तो यहाँ वस्तु विनिमय होता था। मतलब समझिए कि कर्नाटक के किसी व्यक्ति ने चंदन की लकड़ी उत्तर भारत में लाई, तो उत्तर भारत का व्यक्ति उसे सुगंधी द्रव्य के रूप में उसका आदान प्रदान किया करते थे। यानी पहले वस्तु विनिमय की परंपरा थी, लेकिन अनेक वर्षों के बाद क्रय विक्रय की परंपरा आ गई और उसके लिए मुद्राओं का, स्वर्ण मुद्राओं का, चांदी की मुद्राओं का, तांबे की मुद्राओं का,
इत्यादि का प्रयोग होने लग गया। पहले ऐसा भी होता था कि पशुओं के भी क्रय विक्रय हुआ करते थे, यानी पशु के बदले, मतलब एक बैल के बदले 2 गाय लेते जाओ, या 4 गायों के बदले इतनी भेड़ बकरियां ले जाओ। तो इस प्रकार से ये वस्तु विनिमय और पशु विनिमय हुआ करता था। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि ये वस्तु विनिमय और पशु विनिमय के उपरांत पैसा, जिसको मुद्रा, धन, राशि, अनेक नामों से संबोधित किया जाता है, उसका भी काम आने लगा। कभी कभी ये सेवा विनिमय भी हुआ करता था, यानी मैंने पहले वस्तु विनिमय की बात की, पशु विनिमय की बात की, वैसे सेवा विनिमय मतलब एक व्यक्ति एक घर का झाड़ू लगा दे और उसके बदले में उस घर से अपने घर के लिए वस्त्रों की व्यवस्था करें। इस प्रकार से सेवा विनिमय भी होता था। तो ये भी एक प्रकार हमारे सामने इस समय आते थे। तो ये क्रय विक्रय, आदान प्रदान या विनिमय का जो मुख्य लाभ है, मुख्य मंतव्य था, वो अपना लाभ था। लाभ, लाभ का मतलब ये है कि जिस सेवा को हम दूसरों को प्रदान कर रहे हैं, जिस वस्तु को हम दूसरे के लिए प्रदान कर रहे हैं, जिन पशुओं को हम दूसरों के लिए दे रहे हैं, तो उसके प्रतिदान के रूप में अधिक से अधिक लाभ हमारा हो और कम से कम नुकसान उसका हो। ये जो एक प्रकार का समीकरण था, उस समीकरण को लेकर के लाभ कमाने की आकांक्षा प्रत्येक में जागृत हुआ करती थी। और ये जो व्यापारिक उन्नति में यही आकांक्षा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्रय विक्रय की ये जो क्रिया है, उसको बाद में कानूनी रूप, बाकायदा जिसे हम कहते हैं, विधिवत रूप प्रदान किया गया। और ये अखंड रूप से चलती रहने के लिए बहुत कुछ किया गया। तो ये जो वाणिज्य की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, जो कायदेशीर या बाकायदा विधिवत है, उस सारी प्रक्रिया को हम व्यापार की संज्ञा देते हैं। ये व्यापार बाद में शब्द आया। पहले तो केवल लेन देन था, पहले तो केवल आदान प्रदान था, पहले तो केवल विनिमय था, वस्तु विनिमय, पशु विनिमय, सेवा विनिमय था। अब वो व्यापार बन गया, क्योंकि इससे एक कायदे की, कानून की एक मजबूत भित्ति का प्राप्त हो गया। और ये भित्ति का ही आगे चल करके हमारे लाभ की आकांक्षा के आधार पर सुगठित एक बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली का निर्माण हुआ, जिसको हम व्यापार कहते हैं, वाणिज्य कहते हैं। और ध्यान दें, जहां भी सामाजिक या राजनीतिक कानून को तोड़ करके वाणिज्य व्यापार किया जाता है, उस पर इनकम टैक्स के या अन्य प्रकार के यानी कुछ चेकअप्स रहते हैं, जिसके द्वारा कहीं कुछ गलत हो रहा हो, गलत माल बेचा जा रहा हो, गलत वस्तुओं का विनिमय हो रहा हो, जो समाज विघातक हैं, जैसे कि गर्द है, अफीम है, वगैरह वगैरह। तो ये बातें भी आपको समझने पड़ेंगे कि इसको कायदे की बहुत जरूरत है, इसको विधि की बहुत जरूरत है। क्योंकि बिना विधि के, बिना कायदे कानून के जो व्यापार किया जाता है, वह अनैतिक रूप में स्वीकार किया जाएगा। और इसके कारण गैर कानूनी आदान प्रदान व्यापार को, इस जो क्रय विक्रय है, उसको व्यापार नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ये गैर कानूनी है। इसके उपरांत हम देखते हैं कि वाणिज्य व्यापार जो होता है, जिसका अभी हमने उल्लेख किया था, वो मूलतः 2 प्रकार का होता है। एक होता है अंतर्देशीय और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय। इसको भी आपको समझना पड़ेगा। इसको इसलिए समझना पड़ेगा कि जो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय व्यापार होता है, वो अपने 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 देश के अंतर्गत ही है, और अंतर्राष्ट्रीय अनेक देशों के अंतर्गत है। हमारे देश से बाहर जाकर के भी ये हो सकता है। और देश के अंतर्गत की भी जो व्यापार होता है, वो भी 2 प्रकार का हो सकता है। एक होता है थोक, जिसको मराठी में ठोक कहते हैं, और दूसरा होता है फुटकल, जिसको मराठी में किरकोळ कहते हैं। अब देखिए, आपने जितने भी दुकानें देखी होंगी, तो उसमें किराणा व भुसाल माराचे ठोक व्यापारी या किरकोळ व्यापारी, ऐसा लिखा हुआ आपने बहुत बार देखा होगा। तो ये जो अंतर्देशीय व्यापार है, इस अंतर्देशीय व्यापार में जो क्रय विक्रय होता है, एक या तो वो थोक रूप में होता है या फिर वो फुटकल रूप में होता है। और थोक व्यापार का मतलब यह है कि इसमें जो जिन वस्तुओं का विनिमय हम करते हैं, जिन वस्तुओं
को हम खरीद फरोख्त करते हैं, क्रय विक्रय करते हैं, वो अधिक मात्रा में होती है थोक में, और फुटकल में वो कम मात्रा में होती है। यानी मात्रात्मक जो उसका विस्तार है वो संकीर्ण हो तो उसको हम फुटकल कह सकते हैं, और मात्रा जिसकी अगर बढ़ जाती है, विस्तृत हो जाती है, तो उसको थोक कहा जाता है, मराठी में इसे ठोक कहा जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ एक और यह है कि फुटकल व्यापार जो होता है उसमें वस्तु की थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीदी करनी पड़ती है और थोड़ी थोड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं तक, ग्राहकों तक पहुंचाना पड़ता है। यहाँ ग्राहक मराठी का शब्द है और हिंदी का शब्द उपभोक्ता है, ध्यान दें, शब्द चाहे जो हो उसका अर्थ एक ही है। तो कम मात्रा, छोटी छोटी मात्रा में फुटकल होता है और बड़ी मात्रा में थोक व्यापार होता है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो अंतर्देशीय व्यापार है, अंतर्देशीय व्यवसाय जो है, अंतर्देशीय वाणिज्य जो है, वो व्यक्तिगत एक व्यक्ति के रूप में भी हम फुटकल रूप में खरीद विक्रय कर सकते हैं, और एक संस्थान के रूप में भी हम उसका ठोक रूप में या थोक रूप में उसका खरीदी विक्रय कर सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं। समझिए हमारा एक महाविद्यालय, हमारे महाविद्यालय के लिए समझिए सभी के इस प्रकार के आइडेंटिटी कार्ड बनाने हैं, तो ये थोक रूप में हम बना सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप में मैं अपना अलग से बना सकता हूँ। इस प्रकार से ये थोड़ा बहुत फर्क आपको ध्यान में आना चाहिए। इसके उपरांत हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, यानी अंतर्देशीय के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश की सीमाओं से परे देशों के बीच होता है। और जैसे कि मैंने इससे पूर्व भी आपसे अनेक बार कहा था, वैश्वीकरण के कारण जहां निजीकरण हुआ, भूमंडलीकरण हुआ, वैश्वीकरण हुआ, जागतिकीकरण हुआ, निजीकरण हुआ, जिसको हम खासगीकरण कहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात उदारीकरण हुआ। और 1991 के बाद जब हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के काल में हमारे वित्त मंत्री उस समय के थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे चल करके 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री भी रहे, उनके काल में हमने गेट्स करार पर स्वाक्षरी की। गेट्स करार का अर्थ क्या है, मैंने पूछा था, जनरल एग्रीमेंट फॉर ट्रीटी ट्रेड एंड सर्विसेज। इस पर जब से हमने हस्ताक्षर किए तो हमें देश की कोई सीमा नहीं रही। हम हमारी जो पदार्थ हैं, हम वस्तुएं कहीं भी बेच सकते हैं, इसमें कोई किसी राष्ट्र की कोई किसी प्रकार से सीमा नहीं रहती। ये बहुत जरूरी आजकल हो जाता है। पहले थोड़ा बहुत इस पर देश के सीमाओं में कस्टम ड्यूटी के रूप में बहुत कुछ होता था, लेकिन आज वो बहुत प्रक्रिया आसान हो चुकी है वैश्वीकरण के कारण। और देखिए कि वैश्वीकरण के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है आयात, मतलब अन्य राष्ट्रों से हम कुछ मंगवाएं, ये आयात है, और हमारा कुछ अन्य राष्ट्रों को दे, उसे निर्यात कहते हैं। और ये आयात निर्यात यानी दूसरे देशों से खरीदना आयात और दूसरे देशों को बेचना ये निर्यात, ये जो व्यापार है वह व्यापार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को हम आयात व्यापार और निर्यात व्यापार भी कह सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों की सरकारों के बीच हुए व्यावसायिक व्यापारिक अनुबंधों के करारों के अंतर्गत ही होता है, वह ऐसे धड़ल्ले से नहीं होता। अब वो तो बहुत सारी ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन खरीद फरोख्त हो रही है, बात अलग है, किंतु एक देश का बहुत बड़ी मात्रा में दूसरे देश में कोई पदार्थ जाते हैं, वस्तुएं जाती हैं, तो उसके लिए उन दो देशों के बीच करार होना बहुत जरूरी होता है। और आपने बहुत बार देखा होगा कि दो देशों के प्रधानमंत्री या दो देशों के वित्त मंत्री आपस में हस्तांदोलन करते हैं, कुछ फाइलों में स्वाक्षरी करते हैं, और इधर की फाइल उधर, उधर की फाइल इधर करते हैं। ये उसके आधार पर होते हैं, क्योंकि इसमें एक बाकायदा एक विधिवत अनुबंध किया जाता है, करार किया जाता है, और उन करार के अंतर्गत ही कौन सी वस्तुएं किसे बेचने। जैसे भारत और पाकिस्तान, हम भले ही शत्रु देश हों, परंतु बहुत सारी चीजें जैसे चीनी है, जैसे प्याज है,
एक दूसरे को हम देते हैं, एक दूसरे का लेते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इन्हीं व्यापारिक अनुबंधों करारों के अंतर्गत ही दो देशों में या दो से अधिक देशों में व्यापार हो सकता है। और ध्यान रखिए इसी आधार पर, ट्रेड के आधार पर ट्रेड यूनियन बनाए जाते हैं और इन आधारों पर कुछ राष्ट्रों का संगठन भी होता है, जैसे कि तेल निर्माण करने वाले राष्ट्र, ओपेक राष्ट्र, सार्क राष्ट्र। तो ये इनके पीछे भी एक व्यावसायिक दृष्टिकोण है और ये व्यावसायिक दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय बाजार को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य को बहुत बड़ा बढ़ावा देने वाली चीजें होती हैं। हमारा समय समाप्त होते आया है, आज हम यहीं रुक जाते हैं। और अगर हमारे प्राचार्य हमें ऑफलाइन तासिका लेने का आदेश देते हैं तो हम वो भी लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कल मैंने आदरणीय प्राचार्य सर से पूछा था तो उन्होंने कहा कि घर पर बैठ करके ऑनलाइन तासिका मत लो, अगर लेनी तासिका है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आप महाविद्यालय में आकर के लो। इस प्रकार से आज हमने ये पहला जो भाग है हमारा, वाणिज्य से तात्पर्य क्या है, व्यापार से तात्पर्य क्या है, हम अगली तासिका में व्यापार के साधनों पर अधिक चर्चा करेंगे। आज तक के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय